नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। वक्त हो चला है देश और दुनिया की तमाम उन अहम खबरों का जिनका सीधा है आपसे सरोकार। सबसे पहले खबरों में बात करेंगे दिल्ली के जहांगीरपुरी की, जहां पर जहांगीरपुरी समेत देश के कई शहरों में हिंसा हो रही है, जिसके बाद से देश में तनाव बढ़ गया है। रामनवमी और हनुमान जयंती पर हुई हिंसा की जांच एनआईए से करवाने की मांग की गई है। वकील विनीत जिंदल ने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिकाकर्ता ने कहा कि कई राज्यों में हुई ऐसी घटनाएं सिर्फ संयोग नहीं हो सकती, इनके तार आपस में जुड़े हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सभी मामलों की साझा जांच एनआईए से करवाने की जरूरत है। बताते चले कि उत्तर पश्चिमी दिल्ली के जहांगीरपुरी में शनिवार शाम हनुमान जयंती जुलूस के दौरान दो समुदाय के बीच झड़प हुई, जो बाद में हिंसा का रूप जिसने लिया। पुलिस के मुताबिक पथराव किया गया, कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। हिंसा में पुलिसकर्मियों समेत कई लोग घायल हुए हैं। जुलूस में कथित तौर पर तलवारें और अन्य हथियार भी लहराए गए थे। एफआईआर के मुताबिक शनिवार शाम करीब 6 बजे जैसे ही शोभा यात्रा जामा मस्जिद के पास पहुंची तो अंसार नाम का एक शख्स अपने 4-5 साथियों के साथ आया। शोभा यात्रा में शामिल लोगों से बहस करने लगा। बहस ज्यादा बढ़ने के बाद स्थिति बिगड़ी और दोनों पक्षों में पथराव शुरू हो गया। ये भी बताते चले कि हनुमान जयंती से पहले रामनवमी पर देश के कई राज्यों में हिंसा, पथराव और आगजनी की घटना हुई। दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, गोवा, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में सांप्रदायिक तनाव देखने को मिला। जिन शहरों में हुई हिंसा उसमें गुजरात का हिम्मतनगर और खंबात, मध्य प्रदेश का खरगोन, झारखंड का लोहरदगा, पश्चिम बंगाल का बांकुरा, दिल्ली से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, गोवा का वास्को और बिहार का मुजफ्फरपुर इसमें शामिल है। तो अब एक वकील द्वारा याचिका दायर की गई है। दिल्ली समेत कई राज्यों में ये जो हिंसा का दौर जारी है, आखिर सवाल उठता है कि ये सब घटनाएं एक संयोग है या एक साजिश है, और इस हिंसा का आखिर साजिश करता कौन है। सुप्रीम अदालत में ये मामला पहुंच चुका है और वकील की तरफ से जो याचिका दायर की गई है उसमें अब सीधा सीधा एनआईए से जांच कराने की मांग की गई है। तो एक के बाद एक भारत के अलग अलग राज्यों में इस तरह का जो हिंसा का दौर जारी है, उसे लेकर अब एनआईए से जांच करवाने की मांग की जा रही है। न सिर्फ दिल्ली के अलावा भी कई ऐसे राज्य जहां पर इस तरह की घटनाएं हुई हैं और उन्होंने हिंसक रूप भी लिया है। सभी घटनाओं को देखें तो एक पैटर्न सा बनता नजर आ रहा है। आखिर ये संयोग है या साजिश है, और अगर साजिश है तो इस साजिश के पीछे है कौन? क्योंकि हनुमान जयंती से पहले रामनवमी पर भी देश के कई राज्यों में हिंसा हुई है, पथराव हुआ है, आगजनी की घटनाएं हुई हैं। दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, पश्चिम बंगाल हो, गोवा, महाराष्ट्र या झारखंड हो, बिहार हो, कर्नाटक हो या छत्तीसगढ़ हो, इनके अलग अलग इलाकों में सांप्रदायिक तनाव देखने को मिला, जिससे कि देश में कहीं ना कहीं अब अशांति फैलती नजर आ रही है। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ एडवोकेट अंकुर सक्सेना हैं। सक्सेना साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। अंकुर जी, ये पूरे मामले को आपसे हम समझना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से अब एक वकील द्वारा याचिका दायर की गई है, ये मामला देश की सुप्रीम अदालत तक पहुंच चुका है। इन सभी घटनाओं का एक पैटर्न दिख रहा है, क्योंकि देश के अलग अलग राज्यों में जिस तरह से चाहे रामनवमी हो या हनुमान जयंती हो, इस तरह की जब घटनाएं होती हैं और वो हिंसक रूप ले लेती हैं, समाज में डर का माहौल पैदा होता है, लोगों में अशांति पैदा होती है। फिलहाल मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, ये जो याचिका दायर की गई है, इस याचिका का मोटा मोटा सार आपसे समझना चाहूंगी, क्या कहा गया है इसमें? देखिए नेहा जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस हिसाब से माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये याचिका दाखिल की गई है, इस याचिका को दाखिल करने का उद्देश्य क्या है? इस याचिका को दाखिल करने का मेन उद्देश्य ये है कि एक तो जो भी घटनाक्रम हो रहा है उस घटनाक्रम का ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि मतलब एक तटस्थ भाव से सुप्रीम न्यायालय या तो स्वयं आकलन करे या जो संबंधित एजेंसीज हैं
उन एजेंसीज को डायरेक्शन दे कि इसका निष्पक्ष और त्वरित परिणाम आना चाहिए और इसकी जांच करनी चाहिए। इसके अलावा एक बात आपको और भी स्पष्ट कर दूं कि हमारे यहाँ जब माननीय उच्चतम न्यायालय तक ये मामला पहुंचा है तो हमारे यहाँ आपको ये बात समझनी चाहिए कि किसी भी देश की आंतरिक सुरक्षा जो होती है वो डिपेंड करती है इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऊपर। हम बाह्य लोगों से उतना चोटिल नहीं हो सकते हैं या बाह्य आक्रमण से हमारा उतना नुकसान नहीं हो सकता है जितना हमारे यहाँ अपने यहाँ आंतरिक सुरक्षा अगर मजबूत नहीं है या स्लीपिंग मॉड्यूल से जितना हम लोगों को डैमेज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इंटेलिजेंस फेल्योर भी हम लोगों को नजर आ रहा है कि विभिन्न स्टेट्स में और एक ही समय में आप देखिए कि जो घटनाक्रम शुरू हुए हैं वो सबके सब एक ही समय में शुरू हुए हैं। तो कहीं ना कहीं याचिकाकर्ता का मुख्य उद्देश्य यही है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक या तो कमेटी बने या सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में जांच होनी चाहिए और उस जांच का परिणाम देश के सामने आना चाहिए ताकि भविष्य में इस तरीके की घटनाओं पे रोक लगाई जा सके और संबंधित दोषियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। यानी अंकुर जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे सिलसिलेवार अलग अलग राज्यों में इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही है, इस तरह की हिंसा देखने को मिल रही है, ये महज एक संयोग भर नहीं है, इसके पीछे एक बड़ी साजिश है। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस हिसाब से आप देखिए ना घटना की टाइमिंग देखिए कि बहुत ज्यादा लंबा अरसा नहीं गुजरा है। बिल्कुल एक पैटर्न नजर आ रहा है अंकुर जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए जहां पर भी शुरू हुआ विद इन 10 डेज 15 डेज आप देखिए अलग अलग स्टेट में, लेकिन उनकी ग्रेविटी उसी लेवल की है, घटनाक्रम का तरीका भी लगभग सेम टू सेम है। तो कहीं ना कहीं से उच्चतम न्यायालय में जब ये प्रकरण गया है तो उच्चतम न्यायालय की निगरानी में अगर संबंधित एजेंसियां जांच करेंगी या उच्चतम न्यायालय के समक्ष विद इन प्रेस्क्राइब टाइम वो अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करेंगी, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें जो संबंधित अधिकारी है जिनकी इंटेलिजेंस फेल्योर में कमियां रही हैं वो भी अपना बचाव नहीं कर पाएंगे और देश में आंतरिक सुरक्षा को लेकर भविष्य में हमारे यहाँ एक दूरगामी परिणाम सामने आएगा। जी, यानी अंकुर जी ये सभी घटनाएं एक दूसरे से कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है, जिस तरह का पैटर्न है, जिस तरह की आपने बताया कि पूरी स्ट्रैटेजी को फॉलो किया जा रहा है, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये कहीं ना कहीं इनके तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, ये जांच का विषय है और संबंधित एजेंसियां जांच कर रही है, लेकिन अगर अलग अलग स्टेट में अलग अलग एजेंसियां जांच करेंगी तो कोई भी परिणाम नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए जितनी स्टेट है, एक घटनाक्रम राजस्थान में घटता है, एक घटनाक्रम मध्य प्रदेश में घटता है, एक घटनाक्रम आपका उत्तर प्रदेश में घटता है, एक घटनाक्रम आपका वेस्ट बंगाल साइड में घटता है। तो इस तरीके से जब अदर स्टेट में अदर स्टेट एजेंसियां जांच करेंगी तो आप बताइए उनमें तारतम्य कैसे बैठे। इसीलिए आप चाह रहे हैं, इसीलिए याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया है कि एनआईए इसकी जांच करे अब। जी बिल्कुल, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ उच्चतम न्यायालय में याचिकाकर्ता के एनआईए की जांच कराने के लिए जो रिट की गई है, पीआईएल की गई है, उसका मेन उद्देश्य यही है कि एक संबंधित जांच एजेंसी जब जांच करेगी तो उसकी जांच का व्यापक दायरा होगा। संबंधित जांच एजेंसी को ये बात पता है कि उसको जांच किस दिशा में करनी है, किस पॉइंट ऑफ व्यू पे करनी है और उनके रिसोर्सेज भी ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं जब एनआईए जांच करेगी तो उसके साथ में विभिन्न एजेंसियों का सहयोग भी प्राप्त होगा और कहीं ना कहीं हमारा देश आंतरिक रूप से मजबूत होगा और एक निष्कर्ष तक हम पहुंच पाएंगे कि आखिर इस पूरी साजिश के पीछे है कौन, उसका पर्दाफाश हो पाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसी तरीके के घटनाक्रम की भविष्य में पुनरावृत्ति न हो, ये हम लोग भी चाहते हैं और ये हमारे देश के आम नागरिकों का अधिकार भी है कि एक सरकार के द्वारा उनको सुरक्षित और भयहीन माहौल में रहने का अवसर प्रदान। जी अंकुर सक्सेना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो याचिकाकर्ता की तरफ से याचिका सुप्रीम अदालत में दायर की गई है कि एनआईए से जांच कराई जाए, क्योंकि जिस तरह से अभी सक्सेना साहब हमारे साथ जुड़े थे उनका यही कहना था कि अलग अलग स्टेट्स में अगर अलग अलग एजेंसियां जांच करेंगी तो शायद हम किसी निष्कर्ष तक पहुंच ना पाए, लेकिन अगर एनआईए सभी राज्यों में जिस तरह से अप्रिय घटना हो रही हैं और हिंसक रूप भी लेती नजर आ रही हैं और अगर एनआईए जांच करेगी तो हम इसके निष्कर्ष तक पहुंच पाएंगे और आगे होने वाली इस तरह की घटनाओं को रोक पाने में भी सफल हो पाएंगे। तो मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी पर हुई हिंसा में पहली मौत हुई है। मृतक का नाम इब्रिस उर्फ सदनाम है। इंदौर के एमवाई हॉस्पिटल में उसका शव मिला। खरगोन में जिस दिन हिंसा हुई उसके बाद से ही वो लापता था।
सद्दाम की उम्र 28 साल बताई जा रही है। वो अपने घर से आनंद नगर मस्जिद में नमाज और रोजेदारों के लिए इफ्तार देने निकला था, जो वापस घर नहीं लौटा। परिवार वाले 4 दिन तक उसकी तलाश करते रहे, लेकिन उन्हें सफलता मिल नहीं पाई। परिवार वालों ने फिर 14 तारीख को थाने में लापता की रिपोर्ट दर्ज कराई। परिवार वाले इतने हताश हो गए कि उन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी और सीधा खरगोन पोस्टमार्टम रूम में जाकर पोस्टमार्टम जो रूम था वहां पर जाकर पूछताछ की, उसे ढूंढने लगे। लेकिन यहां भी सद्दाम के बारे में कोई जानकारी मिल नहीं पाई। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि दंगाइयों के हाथ में पत्थर, पेट्रोल बम, रॉड और अन्य हथियार थे। न सिर्फ जुलूस पर हमला किया बल्कि आग लगा दी और लूटपाट की। और अब ये खबर सामने आ रही है कि खरगोन हिंसा में पहली मौत हुई है और हिंसा के बाद ये युवक लापता बताया जा रहा था। घर वाले लगातार तलाश कर रहे थे। पुलिस में एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी, शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन बावजूद उसके अभी तक युवक का कुछ पता नहीं चल पाया था। हिंसा के बाद से लगातार वो लापता था और अब खबरें ये हैं कि उसकी मौत हो चुकी है। खबरों में अब बात करेंगे लखीमपुर की, क्योंकि किसान आंदोलन के दौरान लखीमपुर खीरी में जो हिंसा हुई, शायद उस घटना को कोई भूल नहीं पाया होगा। आपको बता दें कि पिछले साल 3 अक्टूबर को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की यात्रा के समय यह हिंसा हुई थी, जिसमें 8 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र अभियुक्त हैं। ये भी बता दें कि इस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट आशीष मिश्र की जमानत रद्द करने की मांग पर फैसला सुनाएगा। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आशीष मिश्र जेल जाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि जिस तरह से इस मामले ने तूल पकड़ा था और जिस तरह से आशीष मिश्र की जमानत हुई थी, हर कोई इस पर सवाल उठा रहा था। किसान विशेषकर इस पर अपना रोष भी जाहिर कर रहे थे, गुस्सा भी जाहिर कर रहे थे और ये कह रहे थे कि जो दोषी है उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, न कि जमानत। तो जमानत याचिका को लेकर आज फैसला होना है, कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जाएगा। लखीमपुर मामले में आशीष मिश्र मुख्य आरोपी हैं और उन्हीं की जमानत पर आज ये फैसला होगा। और ये भी बता दें कि सवाल अब उठता है कि क्या वाकई में वो जेल से बाहर आ पाएंगे या अब उन्हें जेल में आगे के दिन गुजारने होंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल। बढ़ते आगे, भगवान राम के संबंध में विवादित बयान देकर सुर्खियों में आए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने फिर एक बार विवादित बयान दिया है। उन्होंने देश भर के अलग अलग हिस्सों में धार्मिक जुलूस के दौरान या उसके कारण होने वाली सांप्रदायिक घटनाओं का अंत करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार से बड़ी मांग की। उन्होंने ट्वीट कर यह मांग की कि देश में सभी तरह के धार्मिक जुलूसों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। हम नेता ने ट्वीट कर लिखा, अब वक्त आ गया है कि जब देश भर में इस तरह के धार्मिक जुलूस पर रोक लगा दी जाए। धार्मिक जुलूसों के कारण देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ती दिखाई दे रही है। बताते चले कि देश की राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में बीते 16 अप्रैल को अचानक हिंसा भड़क गई थी, जहां हनुमान जयंती के मौके पर निकाली जा रही शोभा यात्रा पर कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। उसके बाद माहौल बिगड़ा, जिसके बाद हिंसा में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर पहुंचेंगे। चुनावी साल में प्रधानमंत्री की तरफ से गुजरात को बड़ी सौगात मिलने वाली है। 18 से 20 अप्रैल तक पीएम मोदी अलग अलग इलाकों में 22,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 18 अप्रैल को यानी आज शाम करीब 6 बजे प्रधानमंत्री गांधीनगर में स्कूलों के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा करेंगे। यहाँ पीएम मोदी छात्रों, अभिभावकों से संवाद करेंगे। 19 अप्रैल को वो इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे और बनासकांठा के दियोदर में बनास डेयरी संकुल में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास उनकी तरफ से किया जाएगा। और उसके बाद दोपहर करीब 3:30 बजे वो जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल
मेडिसिन की आधारशिला रखेंगे। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर छात्रों को समग्र शिक्षण देने के परिणामों को बढ़ाने के लिए केंद्र हर साल 500 करोड़ से ज्यादा डेटा सेट इकट्ठा करता है और व्यापक डेटा विश्लेषण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीनी शिक्षण का उपयोग करके उनका सार्थक विश्लेषण करता है। अब खबर दिल्ली से है, जहां पर ऑटो, टैक्सी और मिनी बस चालकों के विभिन्न संगठनों ने हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है, जिससे कि यात्रियों को अब परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। विभिन्न यूनियन किराया दरों में बढ़ोतरी और सीएनजी की कीमतों में कमी किए जाने की मांग कर रही हैं। भारतीय मजदूर संघ की इकाई दिल्ली ऑटो एंड टैक्सी एसोसिएशन ने 18 और 19 अप्रैल को दिल्ली में हड़ताल की घोषणा की है। उनका दावा है कि इन 2 दिनों में बड़ी संख्या में ऑटो और कैब दिल्ली की सड़कों पर नहीं उतरेंगे। वहीं दिल्ली के सर्वोदय ड्राइवर एसोसिएशन ने कहा कि वो सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगी। दिल्ली सरकार द्वारा समयबद्ध तरीके से किराया संशोधन पर विचार करने के लिए एक समिति बनाने की घोषणा किए जाने के बावजूद संगठनों ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। सीएनजी की कीमतों पर सब्सिडी की मांग को लेकर सैकड़ों ऑटो, टैक्सी और कैब चालकों ने हाल ही में दिल्ली सचिवालय पर विरोध प्रदर्शन किया था। और उधर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर तुष्टीकरण को लेकर हमला बोला है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। कल जिस प्रकार सोनिया गांधी जी ने एक चिट्ठी लिखा था कई और विपक्ष के नेताओं के साथ मिलकर, जिसमें फारूक अब्दुल्ला भी थे, जिसमें कुछ लेफ्ट के नेता भी थे, यह चिंता का विषय है। यह चिंता का विषय है क्योंकि जो सिलेक्टिव पॉलिटिक्स, चयनात्मक राजनीति विपक्ष के कुछ नेता कर रहे हैं, वह देश के लिए उचित नहीं है, देश के लिए हानिकारक है। सोनिया जी ने इस चिट्ठी में विचारधारा की बात की थी। आज प्रश्न उठता है, कौन सा ऐसा विचारधारा है जो देश में इस प्रकार दंगे कराता है? इस विचारधारा का नाम 70 वर्षों से एक ही है और उसका नाम है तुष्टीकरण की विचारधारा। द पॉलिटिक्स एंड द पॉलिसी ऑफ तुष्ट करना, मुझे लगता है ये बहुत दुखी है। बढ़ते आगे, हनुमान जयंती के जुलूस पर दिल्ली के जहांगीरपुर में पत्थरबाजी को लेकर राजनीति गर्माती जा रही है और नाव लोकसभा से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने इसे पत्थर जिहाद का नाम दिया। साक्षी महाराज ने कहा कि हनुमान जयंती के दौरान योजनाबद्ध तरीके से पत्थर चलाए गए। उन्होंने कहा कि इसमें विपक्षी दलों का भी हाथ हो सकता है। बीजेपी सांसद ने कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता पर नींबू निचोड़ने का काम राजनीतिक दल कर रहे हैं, पत्थर फेंके जा रहे हैं, इसलिए बुलडोजर चलाया जा रहा है। अभी तक कश्मीर के लोगों ने पत्थर फेंकते हुए देखे, अब रामनवमी के दिन पूरे देश में पत्थर फेंके जा रहे हैं। जुम्मे की नमाज के दिन मस्जिद से निकलती है तो उसके हाथ में पत्थर होते हैं। उन्होंने सवालिया लहजे में पूछा कि क्या मस्जिदों में पत्थर फेंकना सिखाया जाता है? हनुमान जी के मंदिर से निकलकर किसी ने पत्थर नहीं फेंका, दुर्गा मंदिर से निकलकर किसी ने पत्थर नहीं फेंका, गुरुद्वारे से निकलकर किसी ने पत्थर नहीं फेंका, मुसलमानों के एक भी त्योहार पर हिंदुओं ने पत्थर नहीं फेंका, तो फिर रामनवमी और हनुमान जयंती के दिन पत्थर क्यों फेंके गए? उन्होंने साथ ही चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर ऐसे ही पत्थर फेंके जाएंगे तो बुलडोजर भी चलेगा। तो तंज भरे लहजे में कह लीजिए, चेतावनी के लहजे में कह लीजिए, या फिर सवाल पूछने के लहजे में कह लीजिए कि साक्षी महाराज ने ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से इस पूरी साजिश को स्वरूप देने की कोशिश की जा रही है, उसी के चलते पत्थरबाजों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और हम चुप नहीं बैठेंगे। सीधे सीधे उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा है। साक्षी महाराज ने कहा कि इसमें विपक्षियों का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से गुरुद्वारे हो, मंदिर हो, कोई भी हिंदुओं का पूजा स्थल हो, जब वहां से लोग पूजा करके निकलते हैं तो कभी उनके हाथ में पत्थर नहीं होते, कभी वो पत्थर नहीं फेंकते। लेकिन मुसलमान जब मस्जिद से नमाज पढ़कर निकलते हैं तो उनके हाथ में पत्थर होते हैं। क्या नमाज पढ़ते वक्त या मस्जिदों में पत्थर फेंकना सिखाया जाता है? ये सवाल उठाया है बीजेपी सांसद साक्षी महाराज की तरफ से। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से इस साजिश को स्वरूप देने की कोशिश की जा रही है, इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पत्थर फेंके जा रहे हैं, कभी भी कोई भी हिंदू अपने धार्मिक स्थल से निकलकर इस तरह का काम नहीं करता। कभी भी कोई भी पत्थर फेंककर नमाज अदा करने वालों की मस्जिद पर इस तरह से हिंसा का काम नहीं करता कोई हिंदू। ये सब उन्होंने कहा, ये योजनाबद्ध तरीके से हुआ है, ये भी कहते नजर आए। तो बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने इसे पत्थर जिहाद का नाम दिया है और कई सवाल उठाए हैं और विपक्षियों को भी वो घेरते नजर आए। कहा कि इसमें विपक्षी दलों का भी हाथ हो सकता है।
बढ़ते आगे, महाराष्ट्र में इन दिनों लाउडस्पीकर को लेकर भी लाउड राजनीति हो रही है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने मस्जिद में बजने वाले लाउडस्पीकर को लेकर मोर्चा खोल रखा है। क्या कुछ वो कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। जो है उनको अगर लगता है कि उनका धर्म इस देश से बड़ा है या कानून से बड़ा है तो वो तो है नहीं। राजी, yesterday in दिल्ली प्रोसेशन हो रहा था हनुमान जयंती पे और स्टोन पेल्टिंग हुआ वो प्रोसेशन पे, उसको राष्ट्रपति मुझे लगता है उनका ऐसी चीजों का जवाब वैसे ही देना चाहिए उन लोगों को, अदरवाइज उनको समझ में नहीं आएगा। सर, आपने जिस तरह से आज बात रखी, कई देश भर के हिंदुओं से एक रिक्वेस्ट की है, क्या आप मैंने इस देश के सारे जो देशभक्त हिंदू जो है उनको सिर्फ मेरा यही कहना है कि 3 मई तक हम लोग रुके और 3 मई के बाद देश भर की हर एक मस्जिद जो लाउडस्पीकर नहीं निकालेंगे, हर मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा लगाए। वो 5 बार अगर नमाज पढ़ेंगे, 5 बार अगर वो अजान देंगे तो हम लोग 5 बार उनके बाहर हम लोग हनुमान चालीसा लगाएंगे। बट होम मिनिस्टर हैज सेड कि लाउड स्पीकर लगाना इलीगल नहीं है, डेसिबल लेवल कम होना चाहिए। देखिए, अगर मेरी अगर पॉलिटिकल रैली लेता हूं, अगर उसमें अगर लाउड स्पीकर लगाना है, मुझे भाषण करना है तो पुलिस से परमिशन लगती है ना। तो इनको रोज ये 5 बार अगर ये अजान देते हैं, जो भी कुछ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो इनको परमिशन कौन देता है रोज? अगर हम लोग गणपति का त्योहार होता है, नवरात्रि का त्योहार होता है, उस वक्त हमें परमिशन लेनी पड़ती है लाउड स्पीकर की। ये कब मांगते हैं? अब मुझे लगता है कि ये इनफ इज इनफ, बहुत हो गया ये। आज तक सब लोग बर्दाश्त करते आए हैं और मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज को ये समझ में आना चाहिए कि ये कोई धार्मिक इशू नहीं है, ये सामाजिक इशू है। इसमें ना मस्जिदों की कोई बात आती है, ना उनकी प्रार्थना की कोई बात आती है, ना और कुछ आता है। बात है सिर्फ लाउड स्पीकर की, और मुझे लगता है लाउड स्पीकर की कोई जरूरत नहीं है। बोरी समाज जो है, बराबर है, वो जब उनकी है ना, तो इनको रोज ये 5 बार अगर ये अजान देते हैं, जो भी कुछ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो इनको तो शिवसेना और मनसे के बीच जुबानी जंग भी जारी है। इस बीच संजय राउत ने राज ठाकरे पर निशाना साधा। उन्होंने क्या कुछ कहा, वो भी सुनवाते हैं आपको। महाराष्ट्र में भी कल शांति भंग करने की पूरी कोशिश हो गई, मुंबई से लेकर महाराष्ट्र में जगह जगह। लेकिन यहाँ की जनता और यहाँ की पुलिस बहुत संयमी और बहुत ही मजबूत है, तो हमने ये नहीं होने दिया है और आगे भी नहीं होने दिया। उनका जो मिशन था ये लोगों का कि महाराष्ट्र में भी श्री राम जी और हनुमान जी के नाम पर हम दंगे भड़काएंगे, ये उनका एक मिशन था यहाँ के नए ओबीसी का, हिंदू ओबीसी। बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। दीजिए इजाजत और देखते रहिए एफएम न्यूज। नमस्कार।